दूध, दही और पनीर। शर्मा परिवार, जिनके घर में खाने के व्यंजन तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन सिर्फ दूध, दही और पनीर से इसके अलावा उनके घर में कुछ खाया ही नहीं जाता। लेकिन जब ऐसे परिवार में एक नई नवेली बहू आएगी तो ऐसे दूध, दही और पनीर भरे ससुराल में उसका क्या हाल होगा। चलिए देखते हैं। फाइनली साक्षी भाभी, आज हमें आपके हाथ का खाना खाने को मिलेगा। प्लीज भाभी, खाने में मिर्ची जरा अच्छे से डालना। हाँ, खाना चटपटा ना हो तो मजा नहीं आता। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए मैं मिर्ची जरा तेज डालूंगी, लेकिन सब्जी कहाँ पर है? मुझे खाना बनाना है। अरे ये है ना भाभी दूध, इससे आप पनीर बना लो और फिर पनीर की सब्जी बना लेना। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ पनीर बनाना है क्या? साथ में कोई और सब्जी नहीं चाहिए, दाल वगैरह? नहीं भाभी, हमारे घर में कोई दाल खाता ही नहीं। आप बस दूध फाड़ के पनीर बना लो और मीठे में खीर बना लेना। अच्छा ठीक है। भूमि साक्षी को ये सब बताकर चली जाती है, लेकिन साक्षी को उसकी बातें कुछ अजीब सी लगती है। मैंने तो सुना था बहू की पहली रसोई में ससुराल वाले उसे 56 भोग बनवाते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही है। और पनीर की सब्जी बनाने के लिए भी पनीर लाकर नहीं दिया, दूध से खुद फाड़ कर बनाओ। चल भाई साक्षी, लग जा काम पर। अब पहली बार तो साक्षी को कुछ ज्यादा अजीब नहीं लगता, लेकिन अगले दिन साक्षी किचन में नाश्ता बनाने के लिए जाती है और सब्जियां ढूंढने लगती है। अरे यार, ना तो फ्रिज में एक भी सब्जी है, ना ही यहाँ पर सब्जी की कोई टोकरी रखी है। मैं तो सोच रही थी सबके लिए आलू के पराठे बनाऊंगी, लेकिन यहाँ मुझे आलू तो क्या, कोई भी सब्जी नजर नहीं आ रही। लगता है सब्जी खत्म हो गई है। मम्मी जी को जाकर बोल देती हूँ। साक्षी अपनी सास के पास जाती है, जहाँ उसके ससुर जी भी बैठे थे। मम्मी जी, मैं सोच रही थी आज आलू के पराठे बना लूं, लेकिन किचन में आलू नहीं है। आप सब्जी मंगवा लीजिए ना, मैं नाश्ते के बाद दोपहर में खाने की भी तैयारी कर लूंगी। अरे बहू, अभी क्षितिज बाहर गया है नाश्ते का सामान लाने, थोड़ी देर रुक जा, वो अभी आ जाएगा। जी ठीक है मम्मी जी। थोड़ी देर बाद साक्षी का देवर क्षितिज घर आता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ था तो सिर्फ दूध की थैली, और वो भी पूरे 6 लीटर की। ये लो भाभी दूध। अरे इतना सारा दूध, घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं क्या, या कुछ स्पेशल बनाना है? स्पेशल क्या भाभी, हमारे घर में तो रोज इतना ही दूध आता है। 2 किलो दूध से दही जमेगी, 2 किलो से पनीर बनेगा और बाकी 2 किलो सब पी लेंगे। अगर दूध कम पड़ेगा ना तो मैं और ले आऊंगा। क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो क्या? अरे मैं आपके साथ मजाक क्यों करूंगा भाभी, और इसमें मजाक की क्या बात है। प्लीज आप जल्दी से दूध से पनीर फाड़ लो ना, और गर्मा गर्म पनीर के पराठे बना लो, बहुत जोर से भूख लग रही है। अच्छा ठीक है, वो तो मैं बना दूंगी, लेकिन कोई सब्जी तो लेकर आओ, दोपहर में मुझे खाना भी तो बनाना है। अरे भाभी, रात को मम्मी ने दही जमाई थी ना, आप कढ़ी बना लेना। वैसे भी कढ़ी चावल तो हमें बहुत पसंद है, हफ्ते में 5 बार तो बना ही लेते हैं। अच्छा ठीक है। अभी तक भी साक्षी को सब नॉर्मल लग रहा था। उसने सबके लिए पनीर के पराठे बनाए और लंच में कढ़ी चावल बनाए, लेकिन अब बारी आई डिनर की। मम्मी जी, मुझे डिनर बनाना है, लेकिन कोई सब्जी ही नहीं है। आप क्षितिज को बोलकर सब्जी मंगवा लो ना। अरे बहू, सब्जी लाने की क्या जरूरत है, मैं शाम को 2 किलो दूध और लेकर आई थी और मैंने उसका पनीर भी फाड़ कर फ्रिज में रख दिया है, तो शाही पनीर बना ले। लेकिन मम्मी जी, कल भी तो मैंने पनीर ही बनाया था, और सुबह भी सबने पनीर के पराठे खाए थे, अब फिर से पनीर। तेरा पनीर बनाने का मन नहीं है तो दही तड़का बना ले बेटा, पनीर सुबह बना लेना। अगर अभी पनीर नहीं बना है तो कल सुबह बनाना पड़ेगा, और कल दोबारा से मैं पनीर नहीं खाना चाहती, अभी बना लेती हूँ। अरे क्या हो गया, इतनी चुप चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ दही तड़का में सबका खाना नहीं हो पाएगा, तो शाही पनीर ही बना लेती हूँ। अब साक्षी ये सोचकर रात को शाही पनीर बना लेती है कि अभी वो पनीर बना लेगी तो उसे सुबह पनीर नहीं खाना पड़ेगा। लेकिन सुबह उठती है तो उसे फिर से किचन में कोई सब्जी नजर नहीं आती, नजर आता है तो सिर्फ 6-7 किलो दूध। अरे यार, हद ही हो गई, इन लोगों के घर में दूध के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। जब से यहाँ पर आई हूँ हर जगह दूध ही दूध नजर आता है। कितना मन कर रहा है आज कोई सब्जी खाने का। आज तो कुछ भी करके मम्मी जी से सब्जी मंगवा कर आऊंगी। साक्षी फिर से अपनी सासू माँ के पास जाती है। अरे बहू, नाश्ता बना लिया क्या तुमने? मुझे ना बहुत जोर से भूख लग रही है। माँ जी, नाश्ता तो मैं जब बनाऊंगी ना, जब नाश्ता बनाने के लिए घर पर कोई सब्जी होगी। किचन में कोई सब्जी नहीं है,
अब थोड़ी सी सब्जी मंगवा लो तो मैं आज सबके लिए गोभी के पराठे बना देती हूँ। अरे बेटा, जब घर में इतना सारा दूध है उससे पनीर बन सकता है, और पनीर से तो कितना टेस्टी टेस्टी खाना बनता है। फिर कोई और सब्जी लाने की जरूरत क्या है? और दही भी तो रखी है। वैसे भी हमारे घर में हम जो भी चीज खाते हैं ना, सिर्फ दूध, दही और पनीर वाली ही खाते हैं, बाकी हमें कुछ पसंद नहीं आता। क्या? इसका मतलब घर में कोई सब्जी आती नहीं? आप लोग रोज रोज पनीर की ही सब्जी खाते हो? नहीं बेटा, कभी कभी कड़ी भी बना लेते हैं, रायता बना लेते हैं, और कभी कभी ये बनाने का मन नहीं करता तो दही या दूध के साथ रोटी खा लेता है। अरे लेकिन ऐसा क्यों मम्मी जी? सिर्फ दूध, दही और पनीर ही क्यों? घर में इसके अलावा कुछ और क्यों नहीं बनता? ऐसे तो सेम चीजें खा खा कर सब बोर हो जाएंगे। मैंने जब से इस घर में कदम रखा है ना बेटा, इस घर में दूध, दही और पनीर के अलावा कभी कुछ बना ही नहीं। जो भी बनता है इनसे ही बनता है। और मेरी सासू माँ भी हमेशा यही चीजें खाती थी और जिंदगी भर अच्छी स्वस्थ रही। इसे तो तुम हमारी परंपरा ही समझ लो, जो मेरी सासू माँ के जमाने से चलती आ रही है। हमारे घर में यही बनता है और आगे भी यही बनेगा बेटा। जा, अभी तुम पनीर से कुछ अच्छा सा बना लो, हाँ, या फिर दही से बना लो। ठीक है मम्मी जी। वो आप कह रही थी ना रायता बना लो, तो रायता किस चीज का बनाऊं? बूंदी का? अरे नहीं नहीं नहीं, पनीर को हल्का सा मसाले में भूनो और उसी का रायता बना लो। और थोड़ा जल्दी बनाना बेटा, भूख लग रही है। पनीर के रायते का नाम सुनकर जैसा रिएक्शन आपका आया है, वैसा ही कुछ साक्षी का भी था। पनीर की सब्जी, पराठे, पकोड़े, टिक्का तो सब ने सुना है, लेकिन पनीर का रायता भी होता है। ये आज साक्षी को पहली बार पता चला। यार, पनीर का रायता! दुनिया में इतने टाइप के रायते सुने थे, लेकिन पनीर के रायते ने तो हद ही कर दी। पता नहीं कैसे ससुराल में आकर फंस गई मैं तो। पनीर 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 खाकर मेरा दिमाग पक गया है। पनीर के रायते के साथ पनीर का पराठा, ये कैसा अजीब सा कॉम्बिनेशन है यार। बेचारी साक्षी दूध, दही और पनीर खा खाकर बोर हो चुकी थी, लेकिन ससुराल में तो प्रथा थी, अगर कुछ खाया जाएगा तो सिर्फ दूध, दही और पनीर, जिसका अब साक्षी भी कुछ नहीं कर सकती थी। तभी कुछ दिन बाद, वाह वाह वाह, कितना अच्छा मौसम है, लगता है बारिश आने वाली है। एक काम करती हूँ, पकौड़े बना लेती हूँ। साक्षी बड़ी ही खुश होकर किचन में पकौड़े बनाने जाती है, लेकिन तभी उसे याद आता है, अरे यार, मैं तो भूल गई, मैं अपने मायके में नहीं ससुराल में हूँ, और यहाँ पर तो पकौड़े भी पनीर के खाने पड़ेंगे। मेरा तो पनीर के पकौड़े खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। क्या करूं जिससे मुझे ये पनीर के पकौड़े ना खाने पड़े? अरे हाँ, एक काम करती हूँ, ब्रेड पकौड़े बना लेती हूँ। ससुराल में सब्जी नहीं आती तो क्या हुआ, ब्रेड तो आ सकता है। साक्षी ऑनलाइन ब्रेड ऑर्डर करके मंगा लेती है। तभी भूमि किचन में आती है। क्या बना रही हो भाभी? बारिश का मौसम हो रहा है ना भूमि, तो मैंने सोचा पकोड़े बना लेती हूँ, लेकिन सिंपल पकोड़े खाने का मन नहीं था, तो मैंने ब्रेड मंगा लिया। ब्रेड पकोड़े बना रही हूँ। ब्रेड पकोड़े? लेकिन सादे ब्रेड पकोड़े अच्छे थोड़ी ना लगेंगे। बाहर तो ब्रेड पकोड़े में आलू की स्टफिंग करते हैं, और आपको पता है हम ये सब खाते नहीं। तो आपने स्टफ करने के लिए पनीर की स्टफिंग बनाई है ना? भगवान, मैं अच्छे भले सिंपल से ब्रेड के पकोड़े बना रही थी, उसमें भी बीच में ये आ गई। अब इसकी वजह से ब्रेड पकोड़े के अंदर भी पनीर की स्टफिंग करनी पड़ेगी। क्या हुआ भाभी, बोलिए ना, आपने पनीर की स्टफिंग बनाई है ना? नहीं, मेरा मतलब हाँ, अभी बना रही हूँ। हर चीज में पनीर, दही और दूध। वैसे तो शादी से पहले साक्षी को दूध बहुत पसंद था, लेकिन शादी के बाद दिन के 3-3 टाइम दूध पीकर साक्षी के टेस्ट बड्स भी पक चुके थे। रवि जी, मेरा ना गन्ने का जूस पीने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज आप मेरे लिए ले आओ ना। अरे तुम्हें कुछ पीना है तो घर पर इतना सारा दूध रखा है, वो पी लो। और वैसे भी पीने के लिए दूध से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं होता, उसमें तुम्हें प्रोटीन भी मिल जाएगा, कैल्शियम भी। ये जूसेस वगैरह ज्यादा अच्छे भी नहीं होते। अरे लेकिन मुझे कुछ ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीने का मन कर रहा है, तो मैं दूध क्यों पीऊं? प्लीज ले आओ ना। अरे साक्षी, हमारे घर में मेरी दादी परदादी के टाइम से सब लोग दूध, दही, पनीर ही खाते हैं। हमारे घर में ये सब नहीं आता, और ना ही हम लोग ये सब कुछ खाते हैं। और तुम्हें कुछ ठंडा और मीठा चाहिए ना, मैं तुम्हारे लिए ठंडा दूध का शरबत बनाकर ले आता हूँ, अच्छा लगेगा तुम्हें। कहाँ बेचारी साक्षी का गन्ने का जूस पीने का मन था, और कहाँ रवि उसे ठंडे दूध का शरबत बनाकर पिला देता है। कुछ दिन बाद, अरे भूमि, ये तुम क्या पैक कर रही हो? किसी का बर्थडे है क्या आज?
जिसके लिए गिफ्ट पैक किया जा रहा है? नहीं भाभी, बर्थडे नहीं, कल मम्मी पापा की एनिवर्सरी है ना, तो मैंने उनके लिए गिफ्ट लिए हैं, बस वही पैक कर रही हूँ। उनकी शादी को 35 साल हो गए, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना सब रिश्तेदारों और पड़ोसियों को घर पर बुला ले और मम्मी पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा सोचा तुमने। इसी बहाने मम्मी पापा का मूड भी फ्रेश हो जाएगा। हाँ भाभी, आज मैं सबको कॉल करके इनवाइट कर लूंगी। साक्षी के मन में इस बात की खुशी थी कि घर पर उसके सास ससुर की एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन होगा, लेकिन उससे ज्यादा उसे एक और बात की खुशी थी। घर पर इतने सारे गेस्ट आएंगे तो कम से कम कल तो ये दूध दही पनीर के अलावा कुछ अलग बनाएंगे ही। और फाइनली मुझे भी इतने महीनों बाद इस दूध दही पनीर के अलावा कुछ और खाने को मिलेगा। कल के लिए मेन्यू बना लेती हूँ और सुबह सुबह सामान मंगा लूंगी। साक्षी पार्टी के लिए मेनू बना लेती है और सुबह नाश्ते के बाद भूमि के कमरे में जाती है जहाँ क्षितिज भी बैठा हुआ था। अरे अच्छा हुआ क्षितिज, तुम भी यहीं पर हो। देखो मैंने ना खाने का मेन्यू बनाया है, तुम भी एक बार देख लो ना, कुछ और ऐड करना हो तो कर लेना और मुझे सारा सामान ला कर दे देना। दिखाओ तो भाभी, क्या क्या लिखा है आपने? ये लो। अरे ये आपने खाने में क्या क्या ऐड कर दिया भाभी? आपको भी ना एक ही बात बार बार समझानी पड़ती है। जब पता है घर में कोई सब्जी नहीं आती, सब कुछ दूध दही पनीर से ही बनता है, तो इतना सब लिखने की क्या जरूरत थी? मैंने कल ही दूध वाले को दूध का एक्स्ट्रा ऑर्डर दे दिया था, वो दूध दे जाएगा, फिर हम खाना बनाना शुरू कर देंगे। और आज खाना बनाने में हम दोनों भी आपकी मदद करेंगे। मीठे में खोया निकालकर गुलाब जामुन बना लेंगे। हाँ, और बाकी पनीर की सब्जी हो जाएगी, पनीर की भुर्जी हो जाएगी, रायता और दूध से खीर और गुलाब जामुन बना लेंगे। अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या? घर पर इतने सारे मेहमान आ रहे हैं और अगर सब कुछ दूध से ही बनाएंगे तो पता भी है कितना खर्चा हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा भाभी, और वैसे भी सेलिब्रेशन है तो थोड़ा बहुत खर्चा तो बनता ही है। अभी दूध वाला दूध दे जाएगा तो हम खाना बनाना शुरू कर देंगे। अब जब सब कुछ दूध से ही बनाना है तो दूध भी अच्छा खासा आएगा। बड़े बड़े 3 ड्रम भरकर घर में दूध आया और सास ससुर के एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए हर चीज दूध दही और पनीर से ही बनी। लेकिन ये सब देखकर अब साक्षी को ये टेंशन नहीं हो रही थी कि हर रोज उसके ससुराल में उसे दूध दही और पनीर खाना पड़ रहा है, बल्कि टेंशन इस बात की थी कि इस सब में खर्चा कितना हो रहा है। पार्टी खत्म होने के बाद पता नहीं इन लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि इस दूध दही और पनीर के चक्कर में कितना ज्यादा खर्चा हो जाता है। इनकी दूध दही खानी तो बंद हो ही नहीं सकती, लेकिन खर्चा तो कंट्रोल करना पड़ेगा। हे भगवान, कोई तो आइडिया दो जिससे मैं ये होने वाले खर्च थोड़े कम कर सकूं। साक्षी अभी तक ये सोच रही थी कि खर्चा कम करने के लिए उसे कुछ करना होगा, लेकिन उसे अभी तक ये अंदाजा नहीं था कि खर्चा प्रॉपरली हो कितना रहा है। सुबह सब लोग तो चले गए अपने जॉब पर और उसके सास ससुर चले गए एक रिश्तेदार के यहाँ मिलने। तभी घर पर आया दूध वाला। अरे भैया, आप इस टाइम क्यों आए हैं? सुबह क्षितिज दूध लेकर तो आया था, अभी और दूध नहीं चाहिए? अरे भाभी जी, मैं दूध देने नहीं आया हूँ, दूध का बिल देने आया हूँ। ये आपका महीने का बिल और ये कल जो आपके घर में पार्टी हुई थी ना, उसका बिल। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, आप मुझे बिल दे दो। शाम को जब सब आ जाएंगे तो मैं किसी के हाथों पैसे भिजवा दूंगी। ठीक है भाभी जी। साक्षी बिल लेकर अंदर आती है और बिल को ड्रॉर में रख देती है। तभी अचानक उसे ख्याल आता है, कल मैं इस दूध वाले खर्च के बारे में सोच रही थी और आज इसका बिल भी मेरे हाथ में आ गया। चलो देखो तो सही, महीने के दूध का बिल आखिर आता कितना है। साक्षी ने दूध का बिल खोलकर देखा तो उसका तो मुंह खुला का खुला रह गया। आपको क्या लग रहा है, दूध का बिल कितना होगा? 5,000, 10,000 या ज्यादा से ज्यादा 12-13 हजार? लेकिन नहीं, जिसके घर में सुबह शाम दिन रात सिर्फ दूध दही और पनीर खाया जाता हो, उसके घर का दूध का बिल इतना थोड़ी ना आएगा। दिन में 8-10 लीटर दूध घर में आएगा तो बिल तो आप समझ सकते हैं कितना आया होगा। महीने के दूध का बिल 25,000 रुपए। ये देखकर साक्षी के तो होश उड़ गए। ऊपर से पार्टी के लिए जो दूध मंगाया था उसका 15,000 अलग। बाप रे बाप, ये दूध का बिल है या घर के लोन की इंस्टॉलमेंट? ऐसे तो कितने सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अब तो मुझे इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। बेचारी साक्षी बैठकर इस दूध दही और पनीर का खर्चा बचाने के बारे में सोचती है। तभी उसके दिमाग में कुछ तो आइडिया आता है और शाम को वो अपना बैग पैक करती है। अरे साक्षी, तुमने अपना बैग क्यों पैक कर लिया? कहीं जा रही हो क्या? मम्मी पापा से मिलने का मन कर रहा है। जब से शादी हुई है तब से अपने घर नहीं गई।
कल आप ऑफिस जाते हुए मुझे घर पर ड्रॉप कर देना, वापस मैं अपने आप आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना। रवि को तो लग रहा था कि साक्षी नॉर्मली ही अपने मायके जा रही है, लेकिन उसके दिमाग में जो प्लानिंग चल रही थी वो तो उसे अंजाम देने के लिए अपने मायके गई थी। 4 दिन हो गए बहू को अपने मायके गए हुए, अब तो मुझे उसकी कमी महसूस हो रही है। अरे चिंता मत करो माँ, 1-2 दिन में भाभी वापस आ जाएंगी। उन्हें भी तो अपने मायके गए हुए बहुत दिन हो गए थे ना। हाँ बेटा, लेकिन अब उसकी आदत सी हो गई है, और उसके हाथ की पनीर की सब्जी खाए बिना मुझे मजा ही नहीं आ रहा। आज संडे है रवि बेटा, तू जाकर बहू को लेकर आ जा। शारदा देवी इतना कहती है, तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। भूमि जाकर घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है उसकी भाभी आ गई, लेकिन भाभी अकेले नहीं आई थी, साथ में लाई थी नई नवेली भैंस, वो भी एक नहीं बल्कि 2-2। अरे भाभी ये क्या है, आप अपने साथ ये 2-2 भैंसे क्यों लेकर आ गई? आप अपने मायके गई थी तो आपकी मम्मी ने आपको ये दहेज में दी क्या? भैंस का नाम सुनकर सब जल्दी से बाहर आते हैं। अरे ये क्या बहू, तो घर में भैंस ले आई, लेकिन क्यों? मम्मी जी, मैं ये भैंसे लेने के लिए ही तो अपने मायके गई थी। अब हमारे घर में रोज इतना दूध आता है, और उस दिन जब मैंने दूध का बिल देखा तो 25,000 का बिल था। अब ये कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं मम्मी जी। जब हमें सब कुछ घर पर दूध, दही और पनीर से ही बनाना है, तो बाहर से इतना महंगा दूध खरीदने से तो अच्छा है ना घर पर ही भैंस रख ले। हमें घर का ताजा दूध भी मिल जाएगा और हर महीने इतना खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। अरे वाह बहू, तू तो बड़ी समझदार निकली। मुझे तो लगा था हमारे दूध दही से परेशान हो गई है, इसलिए मायके चली गई और पता नहीं कब वापस आएगी। पर तूने तो कमाल कर दिया बेटा, हमारे साथ घुल मिल भी गई और हमारा खर्चा भी बचा लिया। अगर साक्षी के अलावा कोई और होता ना तो शायद सचमुच इस सबसे परेशान हो जाता, लेकिन साक्षी ने सिचुएशन को कुछ अलग तरीके से हैंडल किया। उसने अपने ससुराल वालों का मन भी रख लिया। ये शादी नहीं हो सकती है। अरे क्यों नहीं हो सकती? तुम होते कौन हो इस शादी को रोकने वाले? मैं अनीशा से प्यार करता हूँ, उससे ही शादी करूंगा। मेरे होते हुए कोई अनीशा के गले में मंगलसूत्र नहीं डाल सकता। इंदर वंश को धक्का देते हुए कहता है, यहाँ तमाशा मत करो, मेरी बेटी की शादी शांति से होने दो। जब तुम्हें कहा था तो तुम्हें शादी नहीं करनी थी, तो अब क्यों आए हो? निकल जाओ यहाँ से। वंश दौड़ता हुआ मंडप पर चढ़ जाता है और दूल्हे का सहरा उठाकर कहता है, मैं यहाँ से अनीशा को लेकर ही जाऊंगा। सब हंसने लगते हैं क्योंकि दूल्हे के सहरे के अंदर अनीशा की भाभी थी। अब चलते हैं 6 महीने पहले। वंश अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा बातें कर रहा था। यार अब धीरे धीरे हम सब दोस्तों की शादी हो जाएगी, फिर हमारे पास एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं होगा। यार मैं हमेशा तुम लोगों के लिए वक्त निकाल लूंगा। मैं तो शादी के ही खिलाफ हूँ। मैं शादी नहीं करने वाला, ना ही आज ना ही कल। बेटा ये सब बोलने की बात है, जब कोई लड़की तुम्हारे दिलो दिमाग पर छा जाएगी ना, तब तुम अपने आप ही शादी कर लोगे। मेरे भैया भी ना इसी तरह कहते थे, लेकिन आज भाभी के बिना वो एक दिन भी नहीं रह सकते। भाई तुम देख लेना, वंश ऐवे ही कुछ नहीं कहता। वंश और बाकी दोस्त खा पी कर इधर से उधर घूमकर अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज नाश्ते के वक्त अमरजीत कहता है, प्रीतो याद है ना तुम्हें मेरा एक दोस्त इंदर था, जो कि एक वक्त मेरे ही ऑफिस में काम किया करता था? हाँ हाँ याद है जी, उन्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ। कितनी बार तो मैंने उन्हें अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाया है। उसका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया था ना, लेकिन अब फिर वापस वो इसी शहर में आकर सेटल हो गया है। कल उसी का कॉल आया था। अरे फिर तो उन्हें घर बुला लीजिए ना। हाँ वो तो बुलाना ही है। कल उसने मुझे याद दिलाया कि हमारी बात हुई थी, अनीशा और वंश जब बड़े हो जाएंगे तो उन दोनों की शादी करवा देंगे हम। इसी सिलसिले में वो हमसे मिलना भी चाह रहा था। अरे तब तो अच्छी बात है, वंश की शादी हम बड़े ही धूमधाम से करेंगे। क्यों वंश? वंश वहाँ से उठकर चला जाता है। लगता है आपका बेटा शर्मा गया। अगले दिन इंदर और रश्मि अमरजीत के घर आते हैं। इतने दिनों बाद एक दूसरे से मिलकर दोनों बहुत खुश होते हैं। यार तू अभी तक वैसा का वैसा ही है। अब तेरी परजाई मुझे खिलाती जो घी और दूध है। क्या आप भी ना? भाई साहब अब तो हम समधी बनने वाले हैं। मेरी अनीशा के लिए इस घर से अच्छा घर मिल ही नहीं सकता। क्या भाभी, मेरी बेटी भी किसी से कम है क्या?
एक काम करते हैं, दोनों बच्चों से बात कर लेनी चाहिए ताकि दोनों आपस में मिल ले और फिर शादी की डेट फाइनल कर देंगे। अरे यार, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। प्रीतो इंदर और रश्मि के पसंद का खाना बनाती है। खा पीकर दोनों अपने घर चले जाते हैं। इधर रात को अमरजीत वंश से कहता है, वंश, अब हम तेरी शादी का सोच रहे हैं। कल तुम मेरे दोस्त इंदर की बेटी अनीशा से मिल लो, फिर तुम लोग की शादी पक्की करके डेट निकलवा लेंगे हम। पापा, मुझे किसी भी कीमत पर शादी नहीं करनी है। शादी करके कौन खुश रहता है? अरे तू कुछ भी बोले जा रहा है। मैंने कह दिया ना, तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। मैं शादी नहीं करूंगा, और अगर आप लोगों ने जिद की तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे ऐसा मत बोल बेटा, हम तो तेरा भला चाहते हैं। कौन सा भला मम्मी? एक बात बताइए, आपको शादी से कौन सी ऐसी खुशी मिल गई? आपको क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं? आप और पापा बंद कमरे में जब देखो लड़ते रहते हैं। मेरे सामने आप दोनों जानबूझकर एक दूसरे से ढंग से बात करते हैं। मेरा बचपन आप दोनों के झगड़े सुन सुनकर ही बिता है। देख लिया ना, इसीलिए मैं कहती थी कि बेटे के सामने मत लड़ा करो, लेकिन सुनना कहाँ है आपको? आपको तो दिन भर मुझसे लड़ना ही रहता है। ओह अच्छा, मैं ही लड़ाई करता हूँ, तुम तो दूध की धुली हो ना। देख लो, अभी भी कैसे लड़ रहे हो आप दोनों, और मेरी शादी करवाने के पीछे पड़े हो ताकि मैं भी ऐसे ही अपनी पत्नी से लड़ता रहूं। दिखावे के लिए मुझे शादी नहीं करनी। वंश अपने कमरे में चला जाता है। प्रीतो थोड़ी देर बाद बहुत सोच विचार करने के बाद रश्मि से बात करती है और खाने की थाली लेकर वंश के कमरे में जाती है। बेटा ठीक है, तुझे शादी नहीं करनी तो मत कर, कम से कम खाने पर तो गुस्सा मत निकाल, खाना खा ले बेटा। प्रीतो अपने हाथों से एक एक कोर वंश को खिलाने लगती है। बेटा तुझे शादी से दिक्कत है ना, ऐसे ही किसी के साथ रहने से तो दिक्कत नहीं होगी। मम्मी, आप कहना क्या चाह रही हो? अरे वही जो बिना शादी के साथ रहने को क्या कहते हैं वो? लिव इन। हाँ वही। तू ना अनीशा के साथ लिव इन में रह कर देख, 6 महीने। अगर तुझे वो पसंद आ जाएगी तो ठीक है, वरना हम उसे मना कर देंगे। कच्ची शादी करते हैं हम। ठीक है, ये चलेगा मुझे। वंश मन ही मन सोचता है, 6 महीने साथ रहकर ना कर दूंगा, मेरा क्या जाएगा। अब ये लोग इतना फोर्स कर रहे हैं तो ठीक है। सभी खुश हो जाते हैं। अगले दिन अनीशा और वंश एक दूसरे से मिलते हैं और अनीशा कहती है, वैसे मैं लिव इन में भरोसा नहीं करती हूँ। अरे शादी एक दिखावा है, शादी करने से पहले किसी को जान लेना सही है। चलिए ठीक है, वो तो वक्त बताएगा। अनीशा कच्ची बहू बनकर लिव इन में रहने के लिए वंश के घर आ जाती है। अनीशा के घर आते ही प्रीतो उसका स्वागत एक बहू की तरह ही करती है। आरती की थाल में उसकी आरती करती है, फिर कुमकुम से भरा थाल उसके आगे रखकर कहती है, बहू इस पे पैर रखकर घर में चलिया, मैं तो तुझे ही अपनी बहू मानती हूँ। जी मम्मी जी। अनीशा एक बहू की तरह ही बर्ताव करती है। अगले दिन सुबह सुबह अनीशा बहू की तरह जल्दी उठ जाती है, साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और प्रीतो के पैर छूकर कहती है, मम्मी जी नाश्ते में क्या बना लूँ? अरे बेटा तू कल ही तो आई है, अभी 1-2 दिन रुक जा, मैं बना लूँगी। नहीं मम्मी जी, मैं हूँ ना, अभी तो मैं ही बनाऊँगी। ठीक है, फिर वंश को इडली और नारियल की चटनी बहुत पसंद है, नाश्ते में वही बना ले और दोपहर में डोसा बना लेना। जी मम्मी जी। अनीशा रसोई में जाकर नाश्ता बनाने में लग जाती है। इधर वंश जैसे ही उठता है देखता है कि बेड के बगल में चाय रखी है। फिर वो उठकर नहाने जाता है तो देखता है उसके कपड़े आयरन किए हुए बाथरूम में टंगे हैं। आज तो सब कुछ मुझे मेरी जगह पर ही मिल रहा है। हाँ, अनीशा के आने से कुछ तो फ़ायदा हुआ। फिर वंश नाश्ते के टेबल पर जाता है और अनीशा सबके लिए इडली और नारियल की चटनी नाश्ते में लगाती है। इडली देखकर वंश का चेहरा एकदम से खिलसा जाता है। इडली? अनीशा, तुम्हें यह भी पता है कि मुझे इडली पसंद है? हाँ, अब पता तो रखना ही पड़ेगा ना। तुम खाकर बताओ कैसी बनी है। वंश और बाकी दोनों भी खाते हैं और खाते रह जाते हैं। इडली टू गुड, बहुत पसंद आई मुझे। अब ना रोज़ मुझे नाश्ते में इडली चाहिए। बहू तूने तो मुझसे भी अच्छी इडलियाँ बनाई हैं। हर सास बस यही चाहती है कि उसकी बहू उससे तेज निकले। नाश्ता करके वंश और अमरजीत अपनी दुकान चले जाते हैं और अनीशा यहाँ अपने कमरे को ठीक करने लगती है। उसी वक्त रश्मि का कॉल आता है और वो लेती है। कैसा रहा सब कुछ बेटा? आज तेरा पहला दिन था। मम्मी सब कुछ सही है, अब मुझे कुछ भी करके ना सबका दिल जीतना है, जो मैं करके रहूँगी। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है।
अनीशा एक बहू होने का अपना हर फर्ज अच्छे से निभाती है। एक दिन जब हॉल में बैठे अनीशा और वंश बातें कर रहे थे, तब कमरे से प्रीतो और अमरजीत के लड़ने की आवाजें आने लगती है। वंश चिड़चिड़ाकर कहता है, फिर से शुरू हो गए दोनों, पूरा दिन लड़ते झगड़ते रहते। क्या तुम चाहती हो कि हम भी वैसा ही करें? शादी के बाद ना बस झगड़े ही होते हैं। ऐसा नहीं है, तुम रुको। अनीशा तुरंत कमरे में जाती है और कहती है, पापा जी, ये आपका न्यूज़पेपर मम्मी जी ने नहीं बाहर रखा था। आप जब दुकान जा रहे थे ना, तो वंश ने यहाँ रख दिया था। मम्मी जी, इस पे पापा जी की भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि आपने पेपर रखा है, क्योंकि वंश तो आपके कमरे में बहुत कम आते हैं ना। हाँ बहू, ठीक कहा तूने। प्रीतो जी, मुझे आपसे पूछे बिना आपको कुछ कहना नहीं चाहिए था। अरे कोई नहीं जी। और दोनों का झगड़ा शांत हो जाता है। अनीशा बाहर आकर वंश से कहती है, दो लोग जहाँ होते हैं ना, वहाँ झगड़ा होना लाजमी होता है, लेकिन कभी कभी कोई तीसरा अगर उनके बीच में आ जाए तो वो झगड़े वहीं खत्म हो जाते हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि ये दोनों शांत हो गए? देखना, थोड़ी देर बाद दोनों फिर से शुरू हो जाएंगे। वंश और अनीशा अपने कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से झगड़े की आवाज़ें आने लगती है। देख लो मैडम, तुम्हें लग रहा था कि मैं वही बोल रहा हूँ। तुम टेंशन मत लो, बस कुछ दिन में दोनों समझ जाएंगी। अनीशा मन ही मन सोचती है, मुझे अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे दोनों के बीच में प्यार वापस जग जाए। तभी इंस्टाग्राम चलाते चलाते एक ऐड आता है, जिसमें लक्षद्वीप घूमने का 1 हफ्ते का सिर्फ 20,000 का ही खर्चा लग रहा था। ये तो बहुत रीजनेबल है, इतने कम में खाना पीना रहना, वो भी 2 लोगों का। क्यों, चलना है क्या? अभी नहीं, जब मेरा ससुराल पक्का हो जाएगा तब चलूँगी। कच्चे ससुराल में जाकर मज़ा नहीं आएगा। अच्छा मैडम जी। मैं सोच रही थी पापा जी और मम्मी जी की शादी की सालगिरह पर उन्हें घूमने भेज दें। वंश हंसने लगता है। अगले दिन अनीशा लक्षद्वीप की टिकट कटवाकर प्रीतो और अमरजीत के हाथ में देकर कहती है, आप लोग घूम कर आइए, कुछ वक्त खुद के लिए भी निकालना चाहिए। अरे नहीं नहीं बहू, मुझे नहीं जाना। अरे शादी के 25 साल होने के बावजूद भी आज तक मुझे इन्होंने क्या दिया? कैसी सालगिरह? हाँ, तुमने तो मुझे हीरो का हार दे दिया है ना। अमरजीत दुकान के लिए निकल जाता है और प्रीतो अपने कमरे में। अब क्या करूं? कैसे दोनों के बीच का मनमुटाव दूर करूं? क्या करूं ऐसा कि दोनों एक दूसरे के साथ जाने को राजी हो जाए? अनीशा दोपहर को अमरजीत के नाम से गुलाब के एक बुक्के के साथ कार्ड भिजवाती है। दोपहर के समय जब दोनों सास बहू खाना खा रही थी, तब बुक्के आता है। ये देखकर प्रीतो बहुत खुश होती है। आज तेरे पापा जी को क्या हो गया? मेरे लिए गुलदस्ता भेजा है। मम्मी जी देखिए तो, इसमें तो एक कार्ड भी है। हाँ, कार्ड तो है, रुक पढ़ती हूँ क्या लिखा है। कार्ड पढ़कर प्रीतो हंसने लगती है। तब अनीशा कहती है, मम्मी जी बताइए तो क्या लिखा है इसमें? कुछ नहीं है भाई। प्रीतो कार्ड को अपने सीने से लगाकर कमरे में चली जाती है और बार बार उसे पढ़ती जाती है। आज तक मुझे सामने से अपने प्यार का इजहार नहीं किया, कम से कम बेटे बहू को देख कर ही कार्ड के जरिए ही सही मुझसे इजहार तो किया। ये कार्ड मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। प्रीतो अमरजीत को फ़ोन करती है। ए जी, आप कितने बजे तक आओगे? अमरजीत मन ही मन कहता है, आज क्या हो गया इसे? हमेशा तो मुझसे लड़ती रहती है। बताइए ना कब आओगे जी? बस थोड़ी देर में आता हूँ। इधर प्रीतो अनीशा को रात का खाना बनाने के लिए मना कर देती है। शाम होते ही प्रीतो खुद रसोई में लग जाती है। मम्मी जी, क्या बना रहे हो आज आप? छोले कुलचे, तेरे पापा जी को बहुत पसंद है। मुझे भी मम्मी जी बहुत अच्छे लगते हैं कुलचे। रात को जब वंश और अमरजीत घर आते हैं, आते ही प्रीतो दोनों को गर्मा गर्म चाय देती है। आप दोनों हाथ मुंह धो लो, फिर मैं खाना लगाती हूँ। वंश, आज तेरी माँ को हो क्या गया है? 25 साल में कभी उसने मुझसे ऐसा नहीं कहा। अब मुझे क्या पता पापा, मैं खुद ही पहली बार देख रहा हूँ मम्मी को इस तरह। अमरजीत और वंश फ्रेश होकर खाने के टेबल पर आते हैं। प्रीतो खाना लगाती है। छोले कुलचे देखकर अमरजीत के हाव भाव बदल जाते हैं और वो खाने पर टूट पड़ता है। अच्छा, तो मुझे इसलिए घर जल्दी बुलाया जा रहा था। वैसे ना बने बहुत अच्छे। हाँ, मम्मी जी शाम से जो लगी है। रात में अमरजीत और प्रीतो एक दूसरे से बहुत देर तक बातें करते हैं। क्या कहती हो, चला जाए क्या घूमने? बहू ने टिकट जो कटवाए। हाँ जी, हम लोग कभी अकेले घूमने भी नहीं गए, चलते हैं ना?
रात में प्रीतो और अमरजीत मिलकर पैकिंग करते हैं। अगले सुबह 5 बजे उठकर दोनों निकल जाते हैं और टेबल पर अनीशा के लिए एक चिट्ठी छोड़ जाते हैं। अनीशा जब उठती है तो चिट्ठी देखती है जिसमें लिखा था, थैंक यू बहू, तुमने हमें साथ जाने के लिए समझाया। हम दोनों जा रहे हैं, खुद का और वंश का ख्याल रखना। अनीशा खुशी से चिट्ठी को आसमान में फेंक कर कहती है, मेरी तरकीब काम कर गई। अब जब तक पापा जी मम्मी जी नहीं है, मैं इस घर के नक्शे को बदल देती हूँ। अनीशा वंश के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है। वंश, तुम मुझे एक इंटीरियर वाला ला दो, मैं हफ्ते भर में कुछ काम करवा कर पुराने घर को नए तरीके से बनवा दूंगी। ओके, जैसा तुम कहो। अनीशा घर में इंटीरियर का काम लगा देती है और उधर एक हफ्ते की जगह अमरजीत अपने ट्रिप को बढ़ाकर 15 दिन का कर देता है। दिन बीतने लगते हैं। वंश और अनीशा भी एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने लगते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एक दिन वंश और अनीशा जब मूवी देखकर निकल रहे थे, तब वंश अनीशा से कहता है, अनीशा, मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं तुमसे अभी कुछ दिन पहले ही मिला हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बहुत पुरानी जान पहचान है। आई लव यू अनीशा। वंश अनीशा को हक कर लेता है। आई लव यू टू। 15 दिन बाद जब अमरजीत और प्रीतो घर लौटते हैं तो अपने घर को देखकर वो देखते ही रह जाते हैं। ये तो लग ही नहीं रहा कि हमारा घर है। अरे बहुत अच्छा लग रहा है, अब बिल्कुल नए जैसा। जब से तुम इस घर में आई हो ना, तब से सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि अब इस कच्चे रिश्ते को पक्का कर देने का वक्त आ गया है। हाँ, लेकिन तुम्हारे बेटे को तो 6 महीने का वक्त चाहिए ना। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं 6 महीने तक रुक सकती हूँ। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। रश्मि और इंदर अमरजीत के घर आते हैं। क्या हुआ दोस्त, अब समधी बन सकते हैं ना हम? अरे भाई, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। ठीक है, फिर अभी पंडित जी को बुलवाकर शादी की डेट निकलवा लेते हैं और इस कच्चे ससुराल को पक्का कर देते हैं। तभी वंश वहाँ आता है। बेटा जी, आप अपनी पसंद की शेरवानी खरीद लेना, वो ससुराल की तरफ से होता है, पेमेंट हम कर देंगे। क्या? मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, मैं तो लिव इन में ही खुश हूँ। अरे लेकिन कब तक हम अपनी बेटी को इस तरह लिव इन के भरोसे छोड़ सकते हैं? मेरी बेटी के लिए एक से एक रिश्ते आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसकी शादी किसी और से कर दीजिए। जो भी हो, मैं शादी के सख्त खिलाफ हूँ, मुझे इन झंझटों में नहीं पड़ना। दोनों में बहस हो जाती है और इंदर अनीशा को लेकर अपने घर चला जाता है। इधर अमरजीत और प्रीतो वंश को बहुत समझाते हैं। अनीशा जैसी लड़की मिलने से रही बेटा, उसके आने से घर में रोशनी आ गई थी। बेटा, इंदर उसके लिए लड़का देख रहा है, महीने भर के अंदर अनीशा की शादी किसी और से हो जाएगी। अरे होने दीजिए पापा, मुझे कोई मतलब नहीं है। 1 महीने के बाद अनीशा की शादी किसी से फिक्स हो जाती है। अमरजीत और प्रीतो भी अनीशा की शादी में जाते हैं। फेरे शुरू होते हैं। तभी अचानक वंश मंडप पर आ जाता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तुम होते कौन हो इस शादी को रोकने वाले? मैं अनीशा से प्यार करता हूँ, उससे ही शादी करूंगा और मेरे होते कोई और अनीशा के गले में मंगलसूत्र नहीं डाल सकता। इंदर वंश को धक्का देते हुए कहता है, यहाँ तमाशा मत करो, मेरी बेटी की शादी शांति से होने दो। जब तुम्हें कहा था तो तुम्हें शादी नहीं करनी थी, तो अब क्यों आए हो? निकल जाओ यहाँ से। वंश दौड़ता हुआ मंडप पर चढ़ जाता है और दूल्हे का सहरा उठाकर कहता है, मैं यहाँ से अनीशा को लेकर ही जाऊंगा। सब हंसने लगते हैं क्योंकि दूल्हे के सहरे के अंदर अनीशा की भाभी थी। मुझे पता था कि तुझे ऐसे अकल नहीं आएगी, इसलिए हमें ये सब ड्रामे करने पड़े। चल जाकर मंडप में बैठ जा। थैंक यू पापा, अगर आज अनीशा किसी और की हो जाती तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। वंश और अनीशा की शादी हो जाती है और अनीशा का कच्चा ससुराल अब पक्का हो जाता है। अरे सच में हम तो बहुत खुश हैं। दिव्या के ससुराल वाले, अरे कितना अच्छा परिवार है, खानदानी लोग हैं, और तो और कितना प्यार है उनका आपस में। दिव्या को तो 2 ससुराल वालों का प्यार मिलने वाला है। अरे पता है, सगाई में भी दिव्या को उसकी सास ने गले की चैन दी थी और चाची सास ने सोने की अंगूठी। और दोनों परिवारों में एक ही तो है ना, मेरी दिव्या को दोनों का प्यार मिलता रहेगा। हाँ हाँ, बस जल्दी ही शादी करने वाले हैं, अगले महीने। अच्छा सुन, अब मैं रखती हूँ, मुझे ना सबको फ़ोन भी तो करना है। अरे माँ, किससे इतनी देर से बात कर रही थी? कौन था? अरे तेरी बुआ जी, और कौन। पूछ रही थी कैसा है दिव्या का परिवार,
ये वो। अच्छा, फिर आपने क्या कहा? मैंने तो सब बता दिया। लाखों में एक है मेरे दिव्या का ससुराल। उसे एक नहीं 2-2 परिवारों का प्यार और तोहफे मिलते हैं। आप भी ना बुआ जी को जलाने का एक मौका नहीं छोड़ती, सच में। अरे क्यों छोड़ो, वो हर वक्त कहती रहती है मेरी स्वीटी का ससुराल ऐसा है वैसा है, तो मैं क्यों ना कहूँ। ठीक है, आपको जो कहना है कहिए बस। और वैसे भी ये सच भी तो है, मेरे 2-2 ससुराल है। दोनों परिवारों में मैं अकेली बहू हूँ। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। और नहीं तो क्या, तेरी चाची सास की बेटी कविता की भी शादी हो गई है। अब तो तू ही एक अकेली बहू है उस घर की। सब लोग तुझसे कितना प्यार करेंगे। अरे मेरे चाचा ससुर ना यही कहते हैं, तुम्हें शादी के बाद यहीं हमारे घर ही ले आऊँगा, देखना। वैसे भी दोनों घर साथ साथ में तो है, सिर्फ रसोई अलग है और क्या। बाकी बिजनेस तो दोनों का एक ही है, घर भी एक ही है। हाँ, और आजकल ना ऐसे परिवार देखने कहाँ मिलते हैं माँ, जहाँ इतना प्यार हो, जो अपनी होने वाली बहू को इतना प्यार करते हो। तभी तो मैं सबको कहती हूँ मेरी दिव्या के तो भाग्य ही खुल गए सच में। पता नहीं लोग क्यों डरते हैं ससुराल से। मेरे तो 2-2 ससुराल है और मैं तो खुद को बड़ा ही भाग्यशाली मानती हूँ। तो देखना, शादी में भी ना सब लोग तुझे कितने सारे तोहफे देते हैं। दिव्या काफ़ी खुश थी क्योंकि उसे अपने ससुराल वालों से दुगना प्यार मिल रहा था। वो खुद को भाग्यशाली समझ रही थी क्योंकि कहाँ सास और चाची सास दोनों किसी बहू को इतना प्यार करते हैं, लेकिन दिव्या को तो दोनों का प्यार भरपूर मिल रहा था। आजा दिव्या बहू, इस कलश को गिराकर घर में प्रवेश कर ले। हाँ, लेकिन सिर्फ इस घर में नहीं। हाँ बहू, हमारे घर में भी प्रवेश करना, ठीक है? हाँ, क्यों नहीं। दिव्या दोनों घरों की बहू है, तो दोनों घरों में ही प्रवेश करेगी। दिव्या, तुम इस घर की पहली और लाडली बहू हो। देखना, तुम्हें दोनों ससुर, दोनों सास और दोनों ननदों का प्यार भी मिलेगा। जी चाचा जी। आओ दिव्या, तुम्हारा दोनों ससुराल में स्वागत है। दिव्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे लग रहा था जैसे वो कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही। आकाश, आज मैं बहुत खुश हूँ, सच में। तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है। मुझे सब लोग कितना प्यार करते हैं ना। हाँ, अब अकेली दोनों परिवार में एक ही बहू हो तो सब लोग प्यार तो करेंगे ही ना। पता नहीं क्यों लड़कियां बड़ा परिवार होने से डरती है। मेरे ससुराल को देखो, कैसे मुझे प्रिंसेस की तरह चाहते हैं। हाँ, पर अब इतना भी खुश मत हो। जैसे 2 ससुराल है तो जवाबदारी भी 2-2 परिवारों की ही होगी। हाँ, समझती हूँ मैं। दोनों परिवार साथ ही तो है ना। मैं सब संभाल लूँगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है, मैं भी खुश हूँ कि तुम खुश हो। देखना, कल मेरा पहला दिन है रसोई में। ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब लोग खुश हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं कल हमारी धर्मपत्नी क्या बनाती है। शादी की खुशी दिव्या के चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। उसने अपने दिन की शुरुआत पूजा करने से की और रसोई में खाना बनाने चली गई। उसने सबके लिए मीठा भी बनाया और कई तरह के पकवान भी बनाए। अरे वाह दिव्या बहू, तुमने तो सारा काम अकेले ही कर दिया। अरे मुझे बुला लेती। अरे नहीं माँ जी, आज मेरा रसोई में पहला दिन है ना, इसलिए मैंने सबके लिए मीठा और भी बहुत कुछ बनाया है। आज हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है बेटा, अगर आज तुम कहती हो तो सब लोग साथ बैठकर खाना खा लेते हैं। हाँ, अगर नई बहू की इच्छा है तो सब लोग साथ में ही खाना खाते हैं। सबको साथ बैठकर खाना खाते देख दिव्या की खुशी का जैसे कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये खुशी बस 4 दिन की चांदनी ही थी। अगले कुछ दिनों में सब कुछ बदलने वाला था। दिव्या, आज खाने में दाल मखनी, पनीर भुर्जी और रोटी बना देना, ठीक है? सब लोग टिफिन भी ले जाएंगे, इसलिए सूखी सब्जी का होना भी ज़रूरी है। जी माँ जी, ठीक है। भाभी, आज पास्ता बना देना मेरे लिए, मुझे ना बहुत पसंद है। अरे हाँ, बना देगी तेरी भाभी, मना थोड़ी ना करेगी तुझे। बिल्कुल बना दूंगी। अरे अच्छा हुआ दिव्या, तुम यहीं मिल गई बहू। वो क्या है ना, आज कविता और उसके ससुराल वाले आ रहे हैं खाने पर, इसलिए आज उनके लिए स्पेशल खाना बनाना है। तुम प्लीज़ यहाँ का काम ख़त्म करके वहाँ आ जाना, ठीक है बेटा? चाची जी,
मैं ये कह रही थी कि मैं यहाँ दाल मखनी और पनीर की सब्जी रोटी तो बना ही रही हूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा बना दूँ वहाँ के लिए भी। अरे नहीं नहीं बहू, वहाँ तो दाल तड़का, पनीर बटर मसाला, चावल और नान बना देना। क्या है ना, कविता को बहुत पसंद है। और वैसे भी यहाँ ना सब अलग अलग ही खाना खाते हैं। जी चाची जी, ठीक है, मैं यहाँ का खाना और काम ख़त्म करके वहाँ आ जाती हूँ फिर। हाँ बेटा जल्दी आ जाना, हाँ, क्योंकि मेहमान भी आ जाएंगी, फिर उन्हें नाश्ता और चाय भी तो देना है। हाँ, मैंने तो कह दिया है मेरी बहू ही सब कुछ करेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दोनों घर की बहू है हमारी दिव्या, आ जाएगी वहाँ। चलो बेटा, यहाँ का काम जल्दी से ख़त्म कर लो, फिर वहाँ चली जाना आराम से। हाँ भाभी, मेरा पास्ता मत भूलिएगा बस। हाँ ठीक है। धीरे धीरे दिव्या को एहसास हो रहा था कि 2 ससुराल की बहू होना इतना भी आसान नहीं था जितना वो समझ रही थी, क्योंकि उसे एक रसोई नहीं, अब 2-2 रसोई संभालनी होती थी, और एक सास की सेवा नहीं बल्कि 2-2 सास की सेवा करनी होती थी। माँ जी, मैंने आपकी घुटनों के लिए तेल गरम कर दिया है। हाँ हाँ बेटा, थोड़ी सी मालिश कर दे, बहुत दर्द हो रहा है। कल शादी में ना बहुत नाच लिया मैंने। अरे भाभी, हालत तो मेरे घुटनों की भी खराब है बेटा। तेल गरम कर ही दिया है तो मेरी भी मालिश कर देना। हाँ जी चाची जी, बैठिए, माँ जी की मालिश के बाद आपकी भी कर देती हूँ। अरे दिव्या बहू, गरम तेल से मालिश कर रही हो तो ज़रा सर में भी मालिश कर देना है। बहुत दुख रहा है सर। जी माँ जी, कर देती हूँ। अच्छा दिव्या, तो सर में भी मालिश कर लेती है क्या बेटा? फिर तो मुझे भी कर देना, मेरा सर ना रूखा रूखा सा हो गया है। जी चाची जी, इन दोनों की मालिश करते करते मेरे हाथ पांव दुखेंगे तो मेरी मालिश कौन करेगा? हे भगवान, क्या क्या सोचा था कि 2 ससुराल हैं, दोनों सास की पसंदीदा बनी रहूंगी तो मेवा ही मेवा मिलेगा। सबके साथ ढेर सारी बातें करूंगी। यहाँ तो काम ही इतना है कि बातें करने का क्या, सांस लेने का भी वक्त नहीं मिल रहा। दिल के अरमान पानी की तरह बह गए। अरे थोड़ा सा जोर लगा कर मालिश कर बेटा। ऐसे, शाबाश। जी माँ जी। 2 सास तो फिर भी ठीक थी, लेकिन ज़रा सोचिए कि 2 ननदे हो जिनकी, तो हालत क्या हो उनकी। हमारी दिव्या के मज़े के दिन अब ख़त्म होने को थे। भाभी, मुझे ना आपका वो लाल रंग का सूट चाहिए था, मेरी सहेली की शादी है ना, उसमें पहनना है। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। दिव्या भाभी, मुझे आपका वो गुलाबी रंग का सूट चाहिए था, मुझे अपने ससुराल के फंक्शन में पहनना है। अभी ला कर देती हूँ। भाभी, ये लाल नहीं, मुझे वो गुलाबी रंग का सूट दीजिए। अरे लेकिन वो तो काजल दीदी ले रही है ना। इसका यही होता है, हमेशा जो चीज़ मुझे चाहिए होती है वही उसे चाहिए होती है। अरे अरे, अब झगड़िए नहीं, मेरे पास ना 2 गुलाबी रंग के सूट हैं, मैं आप दोनों को देती हूँ, रुकिए। दिव्या भाभी, आप कितनी अच्छी है, आप हम दोनों को गुलाबी रंग का सूट गिफ्ट कर रही हैं। गिफ्ट? और नहीं तो क्या, हम दोनों से प्यार जो इतना करती हैं, है ना दिव्या? हाँ हाँ, करती तो हूँ। एक काम करिए ना भाभी, आप इस पर मैचिंग गहने और पर्स भी दे दीजिए, अच्छा रहेगा। हाँ, और मुझे वो ना तुम्हारी शादी के जो अगले दिन लिया था ना, वो वाला देना, वो बहुत सुंदर था सच में। हाँ भाभी, मैं अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी कि मेरी भाभी कितनी अच्छी है। मेरे ससुराल में तो सब कहते हैं कि दिव्या तो तेरी सगी भाभी से भी बढ़कर है। जी जी, अभी लाती हूँ। वो वाला दुपट्टा भी अच्छी तो लगूंगी, सारे सूट और पर्स तो यही ले जा रही हैं, अब मेरे लिए क्या बचेगा? और खुश हो दिव्या, 2 ससुराल है, राज करूंगी, 2 ननदे हैं, सहेलियां बन के रहेंगी। यहाँ तो मुझे ही कंगाल कर दिया इन दोनों ने। ये दोनों तो मेरे कपड़ों की सौतने बन गए। हाय रे मेरे प्यारे कपड़े। दिव्या, वो वाला गले का हार भी दे दो। हाँ जी। एक चक्की की तरह दिव्या दोनों घरों के बीच पिसती जा रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, और कोई बहू तो थी नहीं जिससे कहती कि तुम कर लो, और ना ही कोई और बहू आने वाली थी। अब जो थी यही थी। अरे दिव्या बहू, आज अच्छे से घर को सजा देना। आज क्या है ना, मेरे मायके से कुछ लोग आने वाले हैं, तो घर थोड़ा साफ सुथरा और सजा हुआ दिखना चाहिए। जी माँ जी, मैं घर साफ कर देती हूँ और फूल भी ले आती हूँ और घर को थोड़ा सा सजा भी लूँगी।
अरे वाह, ये अच्छा है। थोड़े फूल ज्यादा ही ले आना बहू। क्यों चाची जी, आपको भी चाहिए था क्या फूल? अरे आज मेरे घर भी ना मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, इसलिए घर को थोड़ा सजा देना वहाँ भी। यहाँ के लिए तो फूल ला ही रही है ना, वैसे भी वहाँ भी हाथ लगा देना थोड़ा सा बिटिया है। चाची जी, पर मुझे लगता है कि आज मुझे शायद वक्त नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ भी माँ जी के मायके वाले आ रहे हैं ना, वो लोग शाम तक रुकेंगे। अरे कोई बात नहीं बहू, मेरी सहेलियां वैसे भी शाम को ही आएंगी। हाँ, तू चिंता ना कर, हम लोग तेरे से इतना काम थोड़ी ना करवाएंगे। यहाँ का काम खत्म हो जाए फिर वहाँ आना। और यहाँ कुछ ज्यादा मत बनाना बेटा, बस पकोड़े, मसाला पापड़ और शरबत बनाना है, और कुछ नहीं। और वहाँ भी कुछ ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है बहू। हाँ ठीक है, बस 3-4 पकवान बना देना और कुछ नहीं। मैंने कह दिया है अपनी सहेलियों से कि मेरी बहू ज्यादा कुछ नहीं बनाएगी, बस वही पिज्जा बर्गर जैसा कुछ हल्का फुल्का बना देना उनके लिए। हैं? ये दोनों तो ऐसे बोल रही हैं हल्का फुल्का, जैसे ये सारे पकवान बनने में बस 10 मिनट लगते हैं। आज भी मेरा पूरा दिन इनकी खातिरदारी में ही जाएगा। सोचा था आज तो ब्यूटी पार्लर जाऊंगी, यहाँ तो इन्होंने कुकिंग कोर्स ही करवा दिया। क्या सोच रही है बहू, फूल लेने नहीं जाना? बस सोच रही हूँ कि मैं भी तो एक फूल ही हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला फूल। आती हूँ मैं फूल लेकर। इतनी प्यारी है, खुद को ही फूल कह रही है। अरे कोमल सी है ना, इसलिए कह रही होगी। दो ससुराल का स्वाद चखने के बाद अब दिव्या जान गई थी कि क्यों लड़कियां शादी के बाद इतनी चिड़चिड़ी हो जाती है, और आज तो उसका दुख अपनी सहेली पिंकी के सामने छलक ही गया। मत कर ये गलती पिंकी, अभी भी वक्त है, भाग जा। अरे क्या हो गया है तुझे? जब से आई है तब से यही बोल रही है मेरी शादी होने वाली है, और तू मुझे भागने को बोल रही है। अरे मैं तेरी सच्ची सहेली हूँ, इसलिए कह रही हूँ, अभी भी वक्त है, मत कर ये गलती, मत कर। देख मुझे, देख मेरे ससुराल में ना 4 सब्जियां बनती है। मेरे ना 2 ससुराल, एक में सास, एक में चाची सास। चाची सास के ससुराल में 50 फूल के 2 किस्म के रायते, कढ़ाई भर के चावल, और तुझे पता है ये सब कौन करता है? मैं करती हूँ ये सब अकेले, क्योंकि मैं एक ही तो बहू हूँ ना 2 ससुराल में, इसलिए। शादी से पहले मैंने सोचा था कितना मजा आएगा, इतना अच्छा परिवार है, सब साथ में रहेंगे, लेकिन अब मुझे तो लगता है कि जब खाना अलग अलग खाना है, जब बर्तन अलग अलग है, मेहमान दोनों के अलग अलग जाते हैं, तो साथ में क्यों रह रहे हो? मैं समझती हूँ तेरा दुख दिव्या। नहीं पिंकी, तू नहीं समझ रही है, तभी तो शादी कर रही है। देख तुझे ना ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे 2 ससुराल संभालने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुझे एक आइडिया देती हूँ, मेरी बात सुन। तुझे पक्का यकीन है कि ये आइडिया काम करेगा? अरे बिल्कुल करेगा, अगर नहीं करेगा तो मैं ये शादी नहीं करूँगी बस। ठीक है, पर तू ना घर से भागने की तैयारी करके रख, और मैं ये आइडिया आजमा के देखती हूँ। दिव्या पिंकी के बताए हुए आइडिया को आजमाने वाली थी। इससे पहले कि वो कुछ करती, उनकी दोनों सासों ने कहा कि आज गांव से कुछ मेहमान आ रहे हैं, जिनके लिए चाय नाश्ता तैयार करना है, जिसकी तैयारी में वो जुट गई। अरे आइए आइए काकी, कितने दिनों के बाद आप दोनों हमारे घर आई हैं। अरे अब क्या करे, हम दोनों की उम्र भी तो हो गई है, बस घर से निकला नहीं जाता। अरे ये तो नई बहू है ना, आकाश की पत्नी। हाँ जी काकी, आकाश की बहू है ये। अरे जानकी, तेरे तो भाग ही खुल गए, इतनी सुंदर बहू मिली है। अरे काकी, ये हम दोनों की बहू है, बहुत प्यारी है। हाँ काकी, चाची जी बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं तो दोनों घरों की बहू हूँ, और कोई है भी कहाँ। मैं ही तो इन दोनों की सेवा करती हूँ, और मेरी दोनों सास मुझसे बहुत प्यार करती है ना। मैं आज भी अगर कह दूँ ना, तो ये दोनों अपने गहने, अपना सारा सामान मुझे दे देंगी, है ना। वो क्या है ना, एक ही तो बहू हूँ ना मैं इनकी, इनके बाद सब कुछ मुझे ही तो संभालना है। क्यों माँ जी, क्यों चाची जी, है ना। मैंने सही कहा ना। इन दोनों के जाने के बाद तो दोनों घरों की भाग दौड़ मेरे ही हाथ में आने वाली है। हाँ,
ये तो बात सच है। शीला की तो कोई बहू है नहीं, तो उसका सब कुछ भी तुम्हें ही मिलेगा। हाँ, और मैं तो कहती हूँ अभी से तुम दोनों चाबियाँ दे दो बहू को। ये सच में ना बहुत अच्छा सुझाव है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि अगर दिव्या मेरी सेवा करेगी तो मेरा सब कुछ उसे देना होगा, लेकिन फिर मेरी काजल का क्या होगा? नहीं 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 नहीं। दिव्या मेरी बहू है, लेकिन मुझे खुशी को भी तो देना है। आखिर वो मेरी बेटी है। अब देखते हैं कि मेरी दोनों सास कितनी सेवा लेती है मुझसे। अगले दिन सुबह, अरे माँ जी, आज खुशी रसोई में क्या कर रही है? अरे बहू, वो क्या है ना, खुशी कह रही थी कि मम्मी मुझे आपकी सेवा करनी है, मैं आपके लिए आज खाना बनाऊंगी, तो तू आज आराम कर ले थोड़ा सा, इसे भी मेरी सेवा करने दे। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। मैं चाची जी को देख कर आती हूँ, अगर उन्हें कोई काम हो तो। अरे नहीं नहीं दिव्या बहू, मुझे कोई काम नहीं है, मेरा सारा काम तो हो गया है आज। तू भी तो थक जाती होगी ना दो दो घरों को संभाल कर। मैं देख लूँगी सारा काम। हाँ, तू यहाँ का काम देख ले बेटा। ठीक है चाची जी, जैसा आप कहें। पिंकी, अब तो तेरी शादी पक्की है। क्या कमाल का आइडिया दिया है तूने। अब लग रही हूँ मैं दो दो ससुराल की बहू, जिसके पास आज कोई काम नहीं है। खन्ना परिवार में रामकली अपने बेटी चमन और बेटी काजल के साथ रहा करती थी। वो लोग अपर मिडिल क्लास लोग थे। उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। काम करने के लिए नौकर चाकर सब कुछ था। और आजकल उनके घर में चमन की शादी की तैयारियां चल रही थी। माँ जल्दी चलो, हमें बाजार जाना है। ये काजल कहाँ है? कहीं भी जाना हो तो ये लड़की हमेशा लेट करती है। अरे जल्दी बुलाओ इसको। देख रही हो मम्मी, भाभी के लिए शॉपिंग करने जाना है तो कितने उतावले हो रहे हैं भैया, और हम लोग मार्केट चलने को कह देते हैं तो इनका मुंह बन जाता है। भाभी के आने से पहले ही देख लो कैसे बदल गए। आ जाने के बाद तो उनके आगे पीछे ही घूमेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, शॉपिंग करना मजबूरी है इसलिए कर रहा हूँ, वरना मैं भला ये सिर दर्द क्यों पालूंगा। ये सब काम तो घर की औरतें ही करे, वही सही रहता है। हाँ हाँ, बस रहने दो भैया, हम लोग सब जानते हैं। आए बड़ा हमें समझाने वाली। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे हम आपको जानते ही नहीं है। मम्मी आजकल इसकी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है, इसको समझा लो वरना मैं इसे मार्केट लेकर नहीं जाऊंगा। अरे क्या तुम लोग बच्चों की तरह झगड़ रहे हो, बंद करो ये सब और चलो। इतना काम पड़ा हुआ है और तुम लोगों का बचपना खत्म नहीं हो रहा। वो लोग शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही कुछ महीने गुजरते हैं और फिर चमन की शादी रीना से हो जाती है। रीना को अपनी बहू और भाभी के रूप में पाकर रामकली और काजल भी बहुत खुश होती हैं। पर रीना की एक बुरी आदत थी। वो मायके बहुत जाया करती थी और उन दोनों को उसकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। माँ जी, मैं ज़रा जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। जरा नहीं, पूरी चली जा। पर जा कहाँ रही है ये तो बता। अपनी घर जा रही हूँ। अरे पर तू परसों ही तो गई थी, कोई काम है क्या? सब ठीक है ना तुम्हारे मायके में? जी, वो मम्मी से कुछ बात करनी है। भाभी आप कुछ ज़्यादा ही नहीं चाहती अपने मायके? मायके इतना जाना भी ठीक नहीं होता है। ज़्यादा मतलब क्या? जब ज़रूरत पड़ती है तो जाती हूँ, ऐसे थोड़ी ना बिना काम के मायके जाती हूँ मैं। कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे कोई मुजरिम थाने में हाजिरी देने जाता हो। जो कहना है सीधे सीधे कहो ना, ताने क्यों मार रही हो? वैसे भी मेरा मायका है और मुझे वहाँ जाने से कोई रोक नहीं सकता। सीधे सीधे ही तो कह रही हूँ, ताना कहाँ मारा मैंने। मेरा तो बस इतना कहना है कि अब आपकी शादी हो गई है, ये आपका घर है, तो आपको यहाँ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि अपने मायके में। शादी के बाद मायके का मुंह कम कर दो। अब यही आपका घर है तो इसके लिए ज़्यादा सोचा करो, ना कि मायके के लिए। जब तुम्हारी शादी होगी ना, तब मैं तुमसे पूछूंगी कि मायके जाना चाहिए या नहीं। अभी तो तुम सिर्फ बातें बना सकती हो, बाकी वक्त ही बताएगा मायके का मोह कैसे खत्म होता है। बहू, ये कौन सा तरीका है बात करने का अपनी ननद से? वो सही तो कह रही है कि तुम्हें ससुराल में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अपनी माँ के ही पल्लू से बंधी रहोगी तो अपने पति का क्या ख्याल रखोगी? इसमें मेरी बेटी ने क्या गलत बोला भला? मैं उनका ख्याल रखती हूँ और आगे भी रखूंगी, पर अब आप कह रही हो तो कोशिश करूंगी कि ज्यादा ना जाऊं। पर अभी तो मुझे जाना है, इसलिए अभी के लिए मुझे माफ करिए। देख रही हो माँ, अभी से भाभी तुम्हारी बात को काटने लगी है। थोड़ा ध्यान दिया करो भाभी पे।
तू सही कह रही है बेटा, आगे से मैं भी ध्यान रखूंगी कि ये बिना बात मायके ना जाया करे। रीना अपने मायके के लिए निकल जाती है। कुछ समय ऐसे ही गुजरता है और कुछ वक्त के बाद वो दिन भी आ जाता है जब काजल शादी करके अपने मायके से विदा ले रही थी। मैंने अपनी बच्ची को बहुत नाजों से पाला है, उसका ख्याल रखिएगा। अब चिंता न करिए मम्मी जी, मैं काजल को कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। वो ससुराल में इतनी खुश होगी कि वो मायके को भूल जाएगी। काजल की शादी विनोद नाम के एक लड़के से होती है। विनोद एक छोटी सी कॉर्पोरेट नौकरी करता था, इसलिए वो लोग इतने अमीर नहीं थे जितने कि काजल के घर वाले थे। उसके मायके और ससुराल के बीच का यही आर्थिक अंतर आगे चलकर उन सब के लिए एक परेशानी बन गया। बहू, अरे ओ बहू, कब तक सोती रहेगी? उठ जा, यहाँ सूरज सर पे आ गया है और एक ये लड़की है अभी तक उठी ही नहीं। ससुराल में ऐसे काम नहीं चलता। जी जी माँ जी, उठ गई। इतनी जल्दी क्यों उठा रही है? क्या हो गया? इतनी जल्दी उठकर कौन सा तीर मारना है, बताओ जरा। बिना बात की नींद खराब कर दी। जल्दी, 10 बजने को आ गया है, दोपहर होने वाली है और तुम्हें ये जल्दी लग रहा है। हाँ तो अपने घर में तो मैं 11 बजे उठती थी, तो मेरे लिए तो ये जल्दी ही है ना। आखिर जल्दी उठकर करना भी क्या है? ये तेरा मायका नहीं है, यहाँ हम लोग सुबह 6-7 बजे उठ जाते हैं और आगे से तुम भी टाइम पे उठना। ये तुम्हारा मायका नहीं है, याद रखना। अच्छा ठीक है, उठ रही हूँ। पर नौकर से बोली पहले मुझे एक बैठी दे दे, बैठी के बाद ही मेरी आँख खुलेगी। जल्दी भेजना वरना मुझे फिर से नींद आ जाएगी। महारानी, ये आपका राजमहल नहीं है जो यहाँ नौकर हो। यहाँ काम खुद करना पड़ता है। उठ और नाश्ता बना। बेचारा विनोद को तो मैंने बनाकर दे दिया था, वरना वो भूखा ही ऑफिस चला जाता। अब जल्दी उठ और कुछ खाने को बना। अरे तो इसमें बेचारे वाली क्या बात है? आज तक आप ही बना रही थी ना उनके लिए, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी जो आप ऐसे बोल रही हो? तेरे आने का क्या फायदा है फिर? शादी इंसान किस लिए करता है भला? अच्छा बस करिए माँ जी, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खाइए, वरना मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। मुझे जो करना है मैं खुद कर लूँगी, आप जाओ यहाँ से। काजल बड़ी मुश्किल से उठती है और नाश्ता बनाकर सर्व करती है, पर वो नाश्ता जला हुआ था। उसके घर में तो नौकर चाकर थे, इसलिए उसे कोई भी काम ढंग से आता ही नहीं था। हे राम, कैसी बहू है ये! नाश्ता बनाया तो वो भी खाने लायक नहीं। काश मैंने शादी से पहले तेरा घराना नहीं, तुझे ढंग से देख लिया होता, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। छोड़ी माँ जी, आप भी क्या बातें लेकर बैठ गई? जो बनाया है वो खा लीजिए। अरे बस बातें बनानी आती है तुझे, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। अब तो इस घर की बहू है और तुझे सीखना पड़ेगा। अभी तक जैसा भी आता था वो तेरे मायके में रह गया। अब तू इस घर की बहू है और तुझे सब आना चाहिए। सरला काजल को काम सिखाना शुरू करती है, लेकिन काजल का आलस इसके आड़े आ जाता है। वो हर समय काम से बचने की फिराक में ही रहा करती थी। बहू जल्दी किचन में आ जा, रोटी बनानी है। जल्दी आ, खाना बनाने में देर हो रही है। अरे बहू कहाँ रह गई? उफ, वो फिर काम आ गया। एक काम करती हूँ, मम्मी को मिस कॉल मार देती हूँ, उनकी कॉल बैक आएगी तो काम से बच जाऊंगी। अरे बहू कहाँ है तू? इस लड़की के कान पे जू तक नहीं रेंगती, जितना मर्जी आवाज लगा लो। हाँ बस आ गई माँ जी। हाँ माँ जी बोलिए, आज क्या काम करना है? काजल अपनी मम्मी को मिस कॉल मारकर किचन में चली जाती है। अभी 2 रोटी भी नहीं बन पाई थी कि उसकी कॉल बैक आ जाती है। अरे मेरे फ़ोन पर ना किसी की कॉल आ रही है माँ जी, आप रोटी बनाइए, मैं देख कर आती हूँ। काजल फ़ोन के बहाने से काम से बचकर निकल जाती है और जाकर बातों में लग जाती है। हाँ बता मेरी बच्ची, कैसे कॉल कर रही थी? कैसा चल रहा है तेरे ससुराल में? सब खुश है ना? कुछ नहीं, बस यूँ ही बात करने का मन हो रहा था। काफ़ी वक्त हो गया, आपने तो कॉल तक नहीं की। हाँ वो मैं घर के कामों में लगी हुई थी। तेरे ससुराल में भी ये खाना बनाने का समय है, तुझे जाकर काम करना चाहिए बेटा। फोन तो तू बाद में भी कर लिया करना है, अभी जाकर खाना बना ले। अरे कोई बात नहीं ना, रोज़ मैं ही तो करती हूँ, आज मेरी सास कर लेगी तो क्या हुआ? वैसे भी उन्होंने ही मुझे कहा है कि वो बना लेंगी आज का खाना। इतने में ही सरला किचन से काजल को आवाज़ लगाती है। अरे बहू अगर बात हो गई हो तो आकर रोटी बनवा ले। अरे जा जा बेटा, तेरी सास बुला रही है, पहले सास का काम सुन ले। हाँ
अरे वो तो बुलाती रहेंगी ना, आप बात करो ना। मैं कह दूंगी कोई ज़रूरी बात चल रही थी। उनका क्या है, पूरा दिन छोटी छोटी बात पे बहू इधर आ लगा रहता है। ये गलत बात है। मेरी बच्ची, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तुम्हारी सास है, उनकी बात सुना करो। अब आप ना उनकी साइड ना लो, बात नहीं करनी मत करो, लेकिन उनकी साइड लेकर तो मत बोलो। काजल इसी तरह से कोई ना कोई बहाना करके काम से बच जाया करती थी, जिसकी वजह से उनके बीच तनाव बढ़ने लगा था। बहू ये बाथरूम में गंदे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, कभी धो भी लिया करो इनको। घर की हालत देखो, लगता ही नहीं इस घर में कोई बहू है। पूरा का भर कूड़ा घर बन गया है, कभी सफाई भी कर दिया करो। ओहो माँ जी, मुझे तो याद ही नहीं रहा। वो दरअसल क्या है ना, मेरे मायके में नौकरी कपड़े धो देते थे, तो मुझे कभी धोना ही नहीं पड़ा। और घर साफ तो है, पता नहीं आपको हर जगह गंदगी दिखाई क्यों देती है। तुझे यहाँ आए कई महीने हो गए और अभी भी तू अपना मायका नहीं भूल पाई। चल जा कपड़े धो और उसके बाद घर की सफाई भी करना। मुझे आज घर बिल्कुल चमकता हुआ चाहिए। काजल मशीन में कपड़े डाल तो देती है, लेकिन फिर 2 दिन तक निकालना ही भूल जाती है। बहू, ए बहू, कहाँ हो काम चोर? सुन भी ले, या तेरे कानों ने भी काम करना बंद कर दिया है। क्या करूँ इस लड़की का, कोई कैसे इतना काम चोर हो सकता है। ये क्या तरीका है बुलाने का माँ जी? आप क्या सीधे मुंह से बात नहीं कर सकती हो? नहीं, तू क्या कोई महारानी है जिसके लिए अनाउंसमेंट होगा। ये 2 दिन पहले मशीन में कपड़े डाले थे, अभी तक निकाल नहीं पाई तू। इन कपड़ों के लिए क्या तेरे मायके से नौकर बुलाया है जो अभी तक इनको सूखने नहीं डाला? अरे वो मेरे मायके। एक बार और मायके का नाम लिया तो मायके ही भेज दूंगी, मायके की दुश्मन। हाँ तो भेज ही दो, वहाँ सुकून तो रहेगा कम से कम। बस जुबान चलाना आती है, हाथ चलाना नहीं आता काम के लिए। ये कपड़े निकाल कर सूखने डाल, मुझे भी अपने कपड़े धोने हैं, वरना ये कपड़े तेरे मायके ही भेज दूंगी। काजल गुस्से में वो कपड़े निकाल कर सूखने डाल देती है और अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। शाम में जब विनोद ऑफिस से आता है तो वो उससे भी लड़ने लगती है। दिन भर ऑफिस में रहते हो और घर आकर भी तुम्हें फोन चलाना है। क्या देख रहे हो फोन में? और इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? किसी लड़की से बात कर रहे हो क्या? दिमाग ठीक तो है तुम्हारा? क्या बोले चली जा रही हो? कुछ सोच समझ कर बोला करो, या मुंह में जो आएगा वही बोलोगी। हाँ, मेरा तो दिमाग ही खराब है ना। ठीक तो सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारी माँ का है। तुम लोग जो बोलो वह सही होता है, बाकी सब गलत होता है। काजल, माँ के बारे में कुछ मत बोलना, अपनी जुबान पे थोड़ा लगाम रखो। मैंने कहाँ कुछ कहा, मैं तो यही कह रही थी कि उनका दिमाग सही है और तुम्हारा दिमाग सही है, बाकी पागल मैं हूँ। तुम दोनों जो कहो वो सही है, बाकी सब गलत। एक तो ऑफिस में बॉस की चिक चिक सुनो और घर आकर तुम्हारी सुनो। 1 मिनट का सुकून नहीं है जिंदगी में। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कह दिया था। मेरा बोलना इतना ही खलने लगा है ना, तो मुझे मायके भेज दो, मेरे जीवन में भी थोड़ी शांति हो। हाँ तो तुम्हें कौन रोक रहा है? जाओ ना, कल की जाती अभी चली जाओ। फालतू में दिमाग खराब करेगी। मैं भी थक गया हूँ रोज रोज के झगड़ों से। अच्छा है तुम अपने मायके रहो, मैं भी खुश रह पाऊंगा। काजल यही तो चाहती थी कि विनोद उसे मायके जाने को कह दे। वो फौरन अपना सामान पैक करती है और मायके के लिए निकल जाती है। घर पहुंचकर जब वो अपने भाई भाभी को खुश देखती है तो उसे उनसे जलन होने लगती है और अब वो बिना बात भाई और भाभी की लड़ाई करवाने लगती है। माँ ने मेरी शादी कैसे घर में करा दी है, वहाँ तो सुकून ही नहीं है। एक तो काम करो, ऊपर से फिर सास की बातें सुनो, और पति ऐसा कि उसे अपने ऑफिस से फुर्सत नहीं। और एक यहाँ मेरी भाभी है जो इतने ठाठ से खुशी खुशी रह रही है। किस्मत हो तो मेरी भाभी जैसी। काजल जलन के चलते अपने भाई के कान भरने लगती है। भैया, मुझे ना आपको कुछ बताना है, पर वादा करो आप भाभी को नहीं बताओगे, क्योंकि मैं ना किसी की लड़ाई की वजह नहीं बनना चाहती। हाँ बताओ क्या बात है? भला हमारे बीच में लड़ाई क्यों होगी? साफ साफ बोलो क्या बात है? मैंने ना आज सुबह भाभी को फ़ोन पर बात करते सुना था। वो किसी से आपकी बुराई कर रही थी। कह रही थी चमन तो मेरी मुट्ठी में है, मैं उससे जो चाहती हूँ वो करवा लेती हूँ। देखो भैया, मेरा काम था आपको बताना, अब आपको जो ठीक लगे करो, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। पर अब मैं रीना की खबर तो ज़रूर लूँगा। ये सुनकर काजल बहुत खुश होती है। वो चाहती थी कि उसके भाई भाभी के बीच में लड़ाई हो जाए और उसकी भाभी अपने मायके चली जाए, पर उसे ये नहीं पता था कि रीना का फ़ोन खराब है। पता नहीं क्यों पर काजल मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़का रही थी।
उसे पता नहीं था कि तुम्हारा फ़ोन खराब है, इसलिए वो कह रही थी तुम फ़ोन पर मेरे बारे में किसी से बुराई कर रही थी। अरे मैं भी आपसे इसी बारे में बात करने वाली थी। वो मुझे भी ना आपके बारे में भड़का रही थी। मुझे लगता है कि ये अपने ससुराल से लड़कर आई है, वरना इतने दिन हो गए ना विनोद का कोई फ़ोन आया ना ये वापस गई। कुछ तो गड़बड़ है। आप ज़रा पता तो करो बात क्या है। तुम सही कह रही हो बहू, हमें काजल को समझाना पड़ेगा। अगर वो अपने ही घर में ऐसा करेगी तो ससुराल में क्या करके आई होगी। रामकली और चमन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे वापस चले जाना चाहिए और अपने ससुराल में एडजस्ट करना चाहिए, पर वो तो उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। विनोद उसे बुलाने भी आता है पर वो नहीं जाती और इसलिए वो लोग फिर एक नाटक रचते हैं। अच्छा ही हुआ काजल नहीं गई, अब मेरी बेटी उस घर में कभी भी कदम नहीं रखेगी। क्यों माँ जी, क्या हुआ? विनोद जी ने कुछ कहा क्या आपको? हाँ, क्योंकि तुम्हारे नंदोई दूसरी शादी कर रहा है। अरे वो इतना खराब लड़का निकलेगा, अगर ये पता होता तो मैं अपनी बेटी की शादी उससे कभी ना करवाती। अरे बाप रे, नंदोई जी तो बड़े तेज निकले। भला एक बार भी उन्होंने काजल के बारे में नहीं सोचा? ये आप क्या बोल रही हो मम्मी? क्या ये सच है? अब सच हो या झूठ हो तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें तो अब यहीं रहना है बेटा। वैसे हाँ, ये है तो सच्ची। काजल ये सुनकर बहुत घबरा जाती है। उसे भले ही अपना ससुराल पसंद ना हो, पर विनोद एक बहुत अच्छा लड़का था। वो उससे प्यार भी करता था, इसलिए वो तड़प उठती है और फौरन अपने ससुराल पहुंचती है। कहाँ है वो कलमुही? किससे शादी कर रहे हो तुम? अरे मेरी जिंदगी में कोई भी कलमुही नहीं है, सिर्फ एक गोरे मुंह वाली है जो मेरे सामने खड़ी है। पर मम्मी तो बता रही थी कि वो एक नाटक था, तुम्हें ये समझाने के लिए कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, बस गुस्से में कुछ सोच समझ नहीं पा रही हो। काजल ये सुनकर रोने लगती है और फिर सल्ला से भी माफ़ी मांगती है। माँ जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ अब से मैं एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी और आलस पूरी तरह त्याग दूँगी। कोई बात नहीं बहू, मैं समझती हूँ कि इतने सालों की बनी आदत 2 दिन में नहीं जाती। तू भी कोशिश कर, मैं भी कोशिश करूँगी। ये सुनकर वो सरला के गले लग जाती है और फिर उस दिन से वो लोग खुशी खुशी रहते हैं।